आज हम बात करने वाले तरंगाग्र के बारे में। हाँ देखो, ये जो तरंगाग्र का कॉन्सेप्ट है ये भी किसने दिया था? हाइगन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। जब वो तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किए थे तो उस तरंग सिद्धांत के अनुसार जो 6 अभिग्रहित थे, जो उनके 6 अभिग्रहित थे मुख्य, वो हमने देख लिए थे। अब उन्होंने तरंगाग्र का भी कॉन्सेप्ट दिया था। अब तरंगाग्र उन्हें कहा किसे था वो आज हम समझने वाले। देखो तरंगाग्र होता क्या है। देखो जैसे कि हम मान लेते हैं ये क्या है, आपका एक बिंदु स्रोत है। ये आपका बिंदु स्रोत है और इस स्रोत से क्या निकलेगा? आपका प्रकाश निकलेगा। क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा। अब ये आपका बिंदु स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत है, इससे क्या निकलेगा? आपका प्रकाश। प्रकाश किसकी भांति व्यवहार करता है? तरंग की भांति। हाइगन ने यही माना था, तरंग की भांति। तो इन्होंने क्या कहा, इस बिंदु स्रोत से आपका प्रकाश निकलेगा। जैसे आपका बल्ब मान सकते हो बिंदु स्रोत है, उसको जैसे ऑन करते हैं तो चारों तरफ लाइट फैल जाती है। उसी प्रकार से ये आपका एक बिंदु स्रोत है, तो ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा, मतलब इस प्रकार से आपकी तरंग उत्सर्जित करेगा। सभी दिशाओं में तरंग उत्सर्जित करेगा इस प्रकार से आपकी, ये इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, सभी दिशा में क्या करेगा? वो इस प्रकार से तरंग उत्सर्जित करेगा आपकी। और ये क्या होगी? आपकी प्रकाश तरंग होगी। हाँ अब देखना तरंगाग्र क्या होते हैं वही मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ तो हम मान लेते हैं ये क्या था? आपका बिंदु स्रोत, जिससे आपकी प्रकाश तरंग इस प्रकार से निकल रही है। अब हम मान लेते हैं आपका एक कण है, आपका एक कण है, उसने जो विस्थापन तय किया है वो कितना विस्थापन तय किया है? x विस्थापन तय किया है। कितना विस्थापन तय किया? x विस्थापन तय करने का मतलब होता है कि उसने x दूरी चल लिया। जैसे कि आप अपने घर से निकले 5 मीटर की दूरी तय कर लिए, तो आपका विस्थापन कितना हो गया? 5 मीटर हो गया। वैसे ही इसने यहाँ से स्टार्ट किया इस कण ने और x विस्थापन तय किया, इसकी वैल्यू 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो सकती है, और कहाँ पर पहुंच गया? वो यहाँ पर। और इस कण को हम क्या नाम दे देते? ए कण दे देते हैं। आपका जो बी कण था, उस बी कण ने भी कितना विस्थापन तय किया? x विस्थापन ही तय किया। कितना विस्थापन तय किया? x विस्थापन ही तय किया। जो आपका सी कण था, हाँ सी कण ने भी कितना विस्थापन तय किया? x विस्थापन ही तय किया। कितना विस्थापन तय किया? x। उसी प्रकार से डी कण ने भी x विस्थापन, उसी प्रकार से ई कण ने भी x विस्थापन, आपके एफ कण ने भी x विस्थापन। इस प्रकार से जितने भी कण हैं, जितने भी कण होंगे उन सभी कणों ने कितना विस्थापन तय की है? x विस्थापन ही तय की है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पर जितने भी कण हैं उन्होंने कितना विस्थापन तय की है? x विस्थापन तय की है। आपका बिंदु स्रोत है, उससे क्या निकलेगा? प्रकाश निकलेगा, वो तरंग के रूप में निकलेगा। तो आपके जो कण है वो सभी कणों ने कितना विस्थापन तय की है? x विस्थापन तय की है। अब याद रखना, जैसे मैं बात करूं एक तरंग के सामान्य समीकरण की, यदि मैं बात करूं तरंग के सामान्य समीकरण की, तो वो होता है आपका y बराबर a साइन, आप मान सकते हो ओमेगा t प्लस kx। ये होता है आपका तरंग, मतलब कि सामान्य तरंग का समीकरण। y इज इक्वल टू a आयाम, साइन मतलब जानते हो ज्या, और साइन के बाद जो भी लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं? हम आपकी कला कहते हैं। क्या कहते हैं? कला कहते हैं। हाँ जहां पर समझना, इस x का मतलब क्या होता है? x का मतलब होता है विस्थापन। क्या? x का मतलब होता है विस्थापन। यहाँ पर कितना विस्थापन तय हो रहा है? x विस्थापन तय हो रहा है। यदि अब मैं इस आपके a कण के लिए आपका ये वाला समीकरण बनाना चाहूं तो किस प्रकार से बनाऊंगा मैं? y1 इज इक्वल टू a1 साइन। देखो इन सभी की जो कोणीय आवृत्ति है वो क्या है? समान है। कोणीय आवृत्ति अर्थात ओमेगा, वो क्या है? समान है। तो ओमेगा मैं मान लेता हूं ये वाला जो कण है उसने t1 समय में, कितने समय में? t1 समय में x विस्थापन तय किया, तो t1 आ जाएगा प्लस t1 समय में x विस्थापन तय किया, k कांस्टेंट है और आपका विस्थापन कितना है? x है, तो यहाँ पर x ही रहेगा। बात आई समझ में? इस b कण ने भी t1 समय में ही x विस्थापन तय किया। यहाँ पर जितने भी कण हैं उन सभी कणों ने x विस्थापन t1 समय में ही तय किए। अब यदि मैं सेकंड का लिखना चाहूँ, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t1, समय भी से t1 ही लगा, इसने विस्थापन भी कितना तय किया? kx ही तय किया। इसी प्रकार से यदि मैं तीसरे कण का भी लिखूंगा तो वो क्या होगा? a3 साइन ओमेगा, कोणीय आवृत्ति सबके लिए समान है, समय भी सबके लिए समान है, सब में t1 में किए, t1 प्लस k, विस्थापन कितना है आपका? x ही है सबका विस्थापन। तो यदि मैं बात करूं यहाँ पर जितने भी कण होंगे, जितने भी कण होंगे उनका आयाम अलग हो सकता है, उनका ये
आयाम अलग हो सकता है, y1 y2 की वैल्यू अलग हो सकती है, लेकिन इसकी जो कला है, ये वाले कण की जो देखना कला है, वही कला इस कण की भी है, वही कला इस कण की भी है। हाँ, ओमेगा T1 प्लस के एक्स, ओमेगा T1 प्लस के एक्स, ओमेगा T1 प्लस के एक्स। बात है समझ में? मतलब यहाँ पर यदि ये लोग समान विस्थापन तय करते हैं समान समय में, तो यहाँ पर जितने भी कण होंगे उनका जो कला होगी वो कैसी होगी? समान होगी। बात आई समझ में? अब देखना, यदि मैं क्या कर देता हूं, इन सभी को मिला देता हूं, देखना इन सभी को यदि मैं इस प्रकार से मिला देता हूं तो क्या बनेगा आपका, देखना, देखो ये यदि इसे मैं अच्छे से और व्यवस्थित करता तो ये आपको किसके समान दिखाई देता है? गोले के समान दिखाई देता। किस प्रकार दिखाई देता? गोले के समान दिखाई देता। तो ये जो आपका बना है इसे ही हम क्या कहते हैं? आपका तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगाग्र। और ये तरंगाग्र में भी कौन सा तरंगाग्र है? गोलीय तरंगाग्र है। कौन सा तरंगाग्र है? गोलीय तरंगाग्र है। अभी मैं अच्छे से समझाऊंगा, अभी बस समझ लो, इसे मैं थोड़ा गोल कर देता हूं ताकि समझ में आए अच्छे से कि ये गोली है। ये हाँ, ये क्या है आपका? गोली तरंगाग्र है। इस प्रकार से बात है समझ में? तरंगाग्र क्या होता है सबसे पहले वो समझो, लोगों को इसी में कंफ्यूजन होता है। देखो आपका ये क्या है? बिंदु स्रोत था। अब बिंदु स्रोत अपने से क्या निकालेगा? प्रकाश तरंगे निकालेगा। अब प्रकाश तरंगे जब वो इस प्रकार से निकालेगा तो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर जो जितने भी कण हैं उन्होंने समान समय में समान विस्थापन तय किए। ए कण ने भी एक्स विस्थापन, बी कण ने भी एक्स विस्थापन, सी कण ने भी एक्स विस्थापन। इसी प्रकार से जितने भी आपके क्या थे? कण थे, उन सभी ने एक्स विस्थापन ही तय किए, वो भी समान समय T1 पर। मतलब सभी कणों की जो कला है वो क्या है? समान है। तब यदि मैं क्या करता हूं, इन लोगों को मिलाता हूं, इन सभी कणों को मिलाता हूं, तो आपको एक तरंगाग्र प्राप्त होगा। चूंकि ये कैसा दिखाई दे रहा है? गोली दिखाई दे रहा है, इसलिए इस तरंगाग्र को क्या कहते हैं? गोली तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। हाँ, हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो पहला टाइप आपने समझ ली, वो क्या है? गोली तरंगाग्र। अब तरंगाग्र क्या होता है उसका मतलब समझना। देखो यहां पर हमें एक बात समझ में आ रही है, यहां पर जो है हम मान सकते ये क्या है? आपका एक माध्यम है। हाँ, माध्यम में आपका बिंदु स्रोत रखा है। तो तरंगाग्र की डेफिनेशन क्या होगी? किसी माध्यम में, हाँ, ये क्या है? आपके कण है जिसने एक्स विस्थापन तय किया। किसी माध्यम में सभी कणों, ये आपके कण हैं जिन्होंने विस्थापन तय किए, सभी कणों, जे कण आपके किसके रूप में है? आप बिंदु के रूप में मान सकते हो। जो कण होते हैं उन्हें बिंदु के रूप में मान सकते हो, या कण ही लिखो तो अच्छा है। किसी माध्यम में सभी कणों का वह बिंदु पथ, बिंदु पथ का मतलब क्या होता है? बिंदुओं से बना रास्ता। हाँ, देखो ये क्या हो गया? आपका एक बिंदु पथ हो गया। हाँ, वह बिंदु पथ जिनमें जो कणों का कंपन होता है, कणों का कंपन होता है, वो कैसी कला में होता है? समान कला में होता है। किस कला में होता है? समान कला में होता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका तरंगाग्र कहलाता है। मतलब तरंगाग्र में एक बात स्पष्ट है कि आपका इस प्रकार का बिंदुओं का बिंदुपथ बनेगा। बिंदुओं का बिंदुपथ बनेगा, चाहे तो आपका बिंदुओं का बिंदुपथ ऐसे भी बनेगा। तो यहाँ पर जितने भी कण होंगे ना, इन सभी कणों के जो कंपन होंगे या इन सभी कणों की जो कलाएं होगी वो कैसी होगी? समान होगी। आपका जो बन सकता है बिंदुओं का बिंदुपथ, वो ऐसा भी बन सकता है, कुछ बन सकता है ऐसा भी बिंदुओं का बिंदुपथ। लेकिन इसमें एक बात फाइनल होगी कि जो कण होंगे उनके जो कला होगी वो कैसी होगी? आपस में समान होगी। तो बात समझ में क्या होता है? किसी माध्यम में सभी कणों का वह बिंदुपथ, किसी माध्यम में सभी कणों का वह बिंदुपथ, बिंदुपथ यानी बिंदुओं से बना रास्ता, जिनमें कणों का जो कंपन है वो कैसी होता है? समान कला में होता है। यहाँ सभी की कला कितनी थी? ओमेगा T1 प्लस के एक्स। क्या कहलाता है? आपका तरंगाग्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तरंगाग्र क्या होता है? और यहां से हमने पहला टाइप पढ़ लिया आपका गोली तरंगाग्र, कि बेसिकली गोली तरंगाग्र होता क्या है। बात आई समझ में? तरंगाग्र क्या होता है, गोली तरंगाग्र क्या होता है? किसी माध्यम में सभी कणों, यहां पर पूरे कण हैं, सभी कणों का वह बिंदुपथ, ये हो गया आपका बिंदुपथ, बिंदुओं से बना हुआ रास्ता, जिनमें कणों का जो कंपन होता है वो समान कला में होता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। अब यदि आपका, और याद रखना, जो तरंगाग्र का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, वो किस पर निर्भर करता है? आपके स्रोत पर निर्भर करता है कि आपका स्रोत कैसा है। अभी आपका स्रोत कैसा था? बिंदु स्रोत था। तो बिंदु स्रोत हमेशा जब भी तरंगाग्र बनाएगा तो कौन सा बनाएगा? गोली तरंगाग्र बनाएगा। तो जब आपको गोली तरंगाग्र की डेफिनेशन लिखनी होगी ना, तो आप लिखोगे वह तरंगाग्र जो कि किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न होता है।
हाँ, वो क्या कहलाता है आपका गोली तरंगाग्र कहलाता है। एक और होता है आपका समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र में क्या होता है, आपका जो बिंदु स्रोत होता है वो अनंत पर स्थित होता है। तो आपको ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो गोली तरंगाग्र की कंडीशन क्या हुई कि आपका बिंदु स्रोत क्या होना चाहिए, मतलब कि जो आपका स्रोत होना चाहिए बिंदु स्रोत होना चाहिए। आपका बिंदु स्रोत क्या उत्पन्न करता है, गोली तरंगाग्र उत्पन्न करता है। बात आई समझ में। अब ये हमने क्या देख लिया, आपका गोली तरंगाग्र देख लिए। हाँ, और तरंगाग्र क्या होता है वो भी आप समझ चुके हो। अब हम तरंगाग्र की थोड़ी एक बहुत ही अच्छी खासियत है, यदि आप उसे समझ जाओगे ना तो समतल तरंगाग्र और जो बेलनाकार तरंगाग्र है वो भी आप समझ जाओगे। और बेसिकली तरंगाग्र पर बहुत प्रकार से क्वेश्चन भी बनते हैं, वो भी आप आसानी से समझ जाओगे। हाँ देखो किस प्रकार से क्वेश्चन, सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट है वो सीख लेते हैं। हाँ देखो, जैसे कि आपका क्या है, ये बिंदु स्रोत है, ये अपने चारों क्या उत्पन्न करेगा, प्रकाश तरंग उत्पन्न करेगा। तो हम मान लेते हैं आपकी प्रकाश तरंग इस प्रकार से है, ये आपकी क्या है प्रकाश तरंग, ये क्या है आपकी प्रकाश तरंग। तो हमेशा याद रखना ये जो है ये क्या है आपकी तरंग है, क्या है ये जो आपकी निकली है वो क्या है तरंग है। तो हमेशा याद रखना कि जो आपका तरंगाग्र होता है वो सदैव प्रकाश तरंग के कैसे बनता है, लंबवत बनता है। क्या बनता है, लंबवत। ये आपका बिंदु स्रोत है और आपकी प्रकाश तरंग इस प्रकार से निकल रही है, तो तरंगाग्र इस प्रकार से बनेगा कि वो सदैव उसके क्या रहे, लंबवत रहे। हाँ, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना, आपको यदि तरंगाग्र बनाना हो तो एक बात याद रखना, तरंग की जो दिशा है उसके लंबवत आपको सदैव क्या रखना है, आपके इस तरंगाग्र को बनाना है। जो आपका तरंगाग्र होता है वो किसके लंबवत होता है, जो आपकी प्रकाश तरंग की दिशा होती है उसके क्या होता है, लंबवत होता है। कौन, आपका तरंगाग्र। बात आई समझ में। अब उसी प्रकार से आपका बिंदु स्रोत था तो इसने क्या बनाया, गोली तरंगाग्र। गोली तरंगाग्र क्यों बनाया, क्योंकि एक बिंदु स्रोत अपने चारों ओर क्या करता है, प्रकाश तरंगे फैला देता है, इसलिए जो आपका प्रकाश स्रोत बनेगा वो कैसा बनेगा, गोली है, इसलिए उसे क्या नाम दिए थे हमने, गोली तरंगाग्र नाम दिए थे। बात आई समझ में। तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र की एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी और गोली तरंगाग्र। अब देखना, आप ये वाली यदि प्रॉपर्टी को समझ गए हो कि हमेशा प्रकाश तरंग के लंबवत बनेगा आपका तरंगाग्र, तो आप समतल तरंगाग्र को भी समझ सकते हो और बेलनाकार तरंगाग्र को भी। हाँ देखना क्या होता है आपका समतल तरंगाग्र, वो देखो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, मतलब कि तरंगाग्र का दूसरा प्रकार क्या आपका समतल तरंगाग्र। हाँ देखो, अभी मैं पता है आप तरंगाग्र को देखते भी हो, अभी मैं बताता हूँ कौन सा एग्जाम्पल है, आप तरंगाग्र को देखते भी हो। अभी बताऊंगा। देखो पहले समझ लो समतल तरंगाग्र होता क्या है। हाँ, जैसे कि समतल तरंगाग्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि ये आपका तब कब बनता है, जब आपका प्रकाश स्रोत कहाँ पर उपस्थित होता है, अनंत पर। जब आपका प्रकाश स्रोत कहाँ पर उपस्थित होता है, अनंत पर। अभी बिंदु स्रोत था आपका, अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका प्रकाश स्रोत होगा कहां पर स्थित होगा, अनंत पर स्थित होगा। अब देखना, यदि आपका प्रकाश स्रोत कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो जो आपकी प्रकाश तरंगे आएगी वो कैसी आएगी, समांतर आएगी, है ना। हम एक बात जानते हैं, यदि हमने लेंस जब पढ़ रहे थे, जब आपका प्रकाश स्रोत कहां पर उपस्थित होता है, अनंत पर, तो यदि ये मुख्य अक्ष है तो जो आपकी प्रकाश किरणें आती थी वो सदैव किसके समांतर आती थी, वो सदैव आती थी मुख्य अक्ष के समांतर। क्योंकि हमेशा याद रखना, यदि आपका प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित है तो हमेशा याद रखना जो प्रकाश तरंगे या प्रकाश किरणें आती है वो सदैव मुख्य अक्ष के क्या आती है, समांतर आती है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि एक दूसरे के क्या आती है, समांतर आती है। या जब हम खगोलीय दूरदर्शी वाला केस पढ़ रहे थे, आपको मैं याद दिलाता हूँ, जब आपकी प्रकाश तरंगे अनंत से आ रही थी तो एक दूसरे के क्या आ रही थी, इस प्रकार से समांतर आई। तो हमेशा याद रखना, यदि कोई भी प्रकाश तरंग आती है आपकी कहां से, अनंत से, तो वो क्या आती है, एक दूसरे के समांतर आती है। तो ये आपकी प्रकाश तरंग जो कि अनंत से आ रही है तो एक दूसरे के समांतर होगी। अब बताओ तरंगाग्र की खासियत क्या होती है कि सदैव प्रकाश तरंग क्या बनता है, लंबवत बनता है। तो यहां पर बस हमें उस प्रकार का बना देना है। ये हो गया आपका तरंगाग्र। क्या है, एक प्लेन है, देखो ना, ये क्या है, इसके लंबवत। इसका सही से मतलब यदि आप समझना चाहते हो तो ऐसा समझ सकते हो कि ये क्या है, आपकी एक सीधी रेखा से जा रही थी। देखो प्रकाश तरंग, पहली प्रकाश तरंग, दूसरी प्रकाश तरंग, तीसरी प्रकाश तरंग, चौथी प्रकाश तरंग। इसको ऐसा रखने का मतलब ये ऐसे है। तो देखो यहां से जो आपकी प्रकाश तरंग जाएगी कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो कितने का बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसीलिए इसका मतलब क्या है, ये है।
हाँ, अब ये 3D है, इसे मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, 2D में दिखाना है तो ऐसे ही दिखाऊंगा। उसी प्रकार से और एक तरंगाग्र बना लो ऐसे ही। ये तो इस प्रकार का बताओ, ये जो तरंगाग्र है वो कैसा है? समतल है, प्लेन है, ये आपका प्लेन है ये, इसलिए इस प्रकार के तरंगाग्र को क्या कहते हैं? समतल तरंगाग्र कहते हैं। मतलब जब आपका प्रकाश स्रोत कहाँ पर स्थित होता है? अनंत पर स्थित होता है, तब उससे जो आने वाली आपकी प्रकाश तरंग होती है एक दूसरे समांतर होती है और तरंगाग्र सदैव प्रकाश तरंगों के लंबवत बनता है। इसलिए यहाँ पर जो तरंगाग्र बनता है वो कैसे बनता है? समतल तरंगाग्र बनता है। बात है समझ में? अब हम किसे समझ लेते हैं? आपके समतल तरंगाग्र समझ में आ गया, गोलीय तरंगाग्र समझ में आ गया। अब हम समझ लेते हैं आपके बेलनाकार तरंगाग्र को, कि आपका बेलनाकार तरंगाग्र होता कैसे और बनता कैसे है। देखो हम मान लेते हैं आपका, यहां पर मान लेते हैं कि आपका जो प्रकाश स्रोत होगा इस बार वो कैसा होना चाहिए? रेखीय होना चाहिए। आपका जो प्रकाश स्रोत होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? रेखीय। यदि हमने कौन सा प्रकाश स्रोत लिया? आपका रेखीय प्रकाश स्रोत लिए है, तो बताओ रेखीय प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश तरंगे निकलेगी वो कुछ इस प्रकार से निकली है आपकी, ये इस प्रकार से आपकी क्या निकलेगी? प्रकाश तरंगे निकलेगी, दोनों दिशाओं में वो समान इस प्रकार से आपकी भेजेगा। यदि आपका बिंदु स्रोत है सभी दिशाओं में, यदि आपका अनंत से आ रही तो एक दूसरे के समांतर, लेकिन यदि आपका रेखीय, ये रेखीय प्रकाश स्रोत है। हाँ, कुछ इस प्रकार के टॉर्च भी होते हैं जिनका उपयोग हम खेतों में जाने के लिए करते हैं, देखना वो एकदम ऐसे स्ट्रेट ही रहते, तो उस प्रकार के प्रकाश स्रोत की तुलना मैं कर रहा हूं। तो आपका क्या है? रेखीय प्रकाश स्रोत है। हाँ, तो रेखीय प्रकाश स्रोत इस प्रकार से दोनों दिशाओं में क्या उत्पन्न करता है? आपकी तरंगे उत्पन्न करता है। तो अब हमें इस तरंग के क्या बनाना है? लंबवत बनाना है तरंगाग्र को। हाँ, तो यदि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो तरंगाग्र बनता है वो कौन सा बनता है? आपका बेलन के आकार का, जो कि इन दोनों के क्या रहता है? सदैव लंबवत रहता है। आप ऐसे समझ सकते हो, देख लो ये सदैव क्या रहेगा? इनके लंबवत 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनाएगा। इसलिए यहां पर जो आपका तरंगाग्र बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला तरंगाग्र क्या कहलाता है? बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र हमेशा तरंग के क्या बनता है? लंबवत। तरंग के क्या बनता है? लंबवत। तरंग के क्या बनता है? लंबवत। अभी यहाँ पर यदि आप इस प्रकार का तरंगाग्र बनाते हो तो आपका कौन सा तरंगाग्र बनेगा? बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा। तरंगाग्र में याद रखना जो कण होंगे उनका कंपन समान कलाओं में होगा, जितने भी कण होंगे उनका कंपन समान कला में होगा, समान कला में होंगे। यहाँ पर जितने भी कण हैं इनका कंपन समान कला में है, यहाँ पर जितने भी कण हैं इनका कंपन भी कैसा है? समान कला में है, और यहाँ पर जितने भी कण हैं इन कणों का कंपन कैसा है? आपका समान कला में है। बात है समझ में? गोलीय तरंगाग्र कब बनता है? जब आपका बिंदु स्रोत हो। बेलनाकार तरंगाग्र कब बनता है? जब आपका रेखीय स्रोत हो। और जब आपका समतल तरंगाग्र कब बनता है? जब आपकी प्रकाश स्रोत कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। बात है समझ में? तरंगाग्र क्या होता है और ये तरंगाग्र के प्रकार। अब देखना यहां पर तरंगाग्र समझ में आ गया। तरंगाग्र क्या होता है? अब तरंगाग्र से संबंधित आपकी और एक चीज होती है जिसे क्या कहते हैं हम? द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहती है? द्वितीयक तरंगिकाएं। हाँ, तरंगाग्र के अंतर्गत हमें और एक चीज पढ़नी रहती है, वो क्या होती है? द्वितीयक तरंगिकाएं। अब द्वितीयक तरंगिकाएं होती क्या है वास्तव में वो सीखो। हाँ, देखो जैसे कि आपका बिंदु स्रोत है बिंदु स्रोत, तो क्या होगा? ये अपने चारों ओर इस प्रकार से गोलीय तरंगाग्र बनाएगा। क्या बनाएगा? गोलीय तरंगाग्र बनाएगा। बना लिया। अब यहां पर जितने भी कण होंगे उन कणों का जो कंपन होगा वो कैसा होगा? समान कला में होगा। यहां पर ये वाला तरंगाग्र है गोलीय तरंगाग्र, क्योंकि आपका बिंदु स्रोत है, इस प्रकार से वो तरंग उत्पन्न करता। अब इस प्रकार से जब वो तरंग उत्पन्न करेगा तो जो तरंगाग्र बनेगा कौन सा करेगा? गोलीय तरंगाग्र बनेगा। अब गोलीय तरंगाग्र में जितने भी कण होंगे उन कणों का कंपन समान कलाओं में होगा। सबकी समान कला देखे थे ना हमने, ओमेगा T1 + x, सभी की कला इतनी निकल रही थी, तो सभी की कला समान होती है। हाँ, अब देखना ये जो आपका प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत ने क्या बनाया? आपका तरंगाग्र बनाया। और इस तरंगाग्र में जितने भी कण उपस्थित है उन कणों का जो कंपन है वो समान कला में है। अब ये वाले जो कण हैं ये भी तरंग उत्पन्न करते हैं। अब क्या उत्पन्न करते? ये भी तरंग उत्पन्न करते। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आपके तरंगाग्र पर जो उपस्थित कण होते हैं, जिनका जो कंपन होता है वो समान कला में होता है, वो खुद क्या करते हैं? एक और तरंग उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? एक और तरंग उत्पन्न करते हैं। हाँ, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपके क्या है? एक प्रकार से तरंग स्रोत है।
क्या है, तरंग स्रोत है। वो भी कैसे तरंग स्रोत है, द्वितीयक तरंग स्रोत। क्योंकि प्राथमिक तरंग स्रोत कौन है, ये आपकी प्राथमिक तरंग स्रोत, तो जिसके कारण आपका ये तरंगाग्र बना है। हाँ, लेकिन ये जो तरंगाग्र बन चुका है, इसमें जो भी कण है जिनके कंपन समान कला में है, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीयक तरंग स्रोत, जो कि खुद का क्या उत्पन्न करते हैं, तरंग उत्पन्न करते हैं। हाँ, अब देखना, ये जब अपनी खुद की तरंग उत्पन्न करते हैं, हाँ, तो उसे कहते हैं हम आपकी द्वितीयक तरंगिका। क्या कहते हैं उसको, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। हाँ, और ये द्वितीयक तरंगिका होती किस प्रकार से है, वो आपकी कुछ इस प्रकार से होती है। ये आपकी प्रत्येक जो कण रहता है वो क्या होता है, द्वितीयक तरंग स्रोत होता है, जो कि खुद की तरंग उत्पन्न करता है, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और जो द्वितीयक तरंगिका होती है वो कुछ क्या होती है, इस प्रकार से होती है। और याद रखना, ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं होती है वो सभी दिशाओं में किसके वेग से गति करती है, तरंग के वेग से ही गति करती है। मतलब यहां से जो आपकी तरंग निकली थी ना, इस प्रकार से, इन तरंगों का जो वेग होता है, वही वेग होता है आपका इनका भी, वही वेग आपका इन तरंगिकाओं का भी होता है। तो बात समझ में आई, क्या होता है, देखो, ये होता है आपका प्राथमिक तरंग स्रोत, जो कि तरंग उत्पन्न करता है। अब ये जो आपका बनाएगा वो क्या बनाता है, तरंगाग्र बनाता है। तरंगाग्र में जितने भी कण हैं जो कि समान कला में होते हैं, वे द्वितीयक तरंग स्रोत कहलाते हैं, जो कि खुद की तरंग उत्पन्न करते हैं। और ये जो द्वितीयक तरंग स्रोत है आपके क्या उत्पन्न करते हैं, द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न करते हैं। बातें समझ में। और ये जो द्वितीयक तरंगिका होती है, जो कि आपको गोल गोल दिखाई दे रही है, यही द्वितीयक तरंगिकाओं का जो वेग होता है वो तरंग के वेग के समान होता है। मतलब तरंग का जो वेग होगा वही वेग इनका भी होगा। और इस सभी दिशाओं में इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आपके कंपन, मतलब सभी दिशाओं में ये गति कर सकते हैं। किस वेग से, तरंग के वेग से ही गति कर सकते हैं। बातें समझ में, द्वितीयक तरंगिका क्या होती है। अब देखो, ये तो बना लिया हमने पहला तरंगाग्र। अब हमें कौन सा तरंगाग्र बनाना है, दूसरा तरंगाग्र बनाना है। पहला तरंगाग्र तो बना लिए, दूसरा तरंगाग्र बनाना है, तो इसके लिए आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, तरंगिकाओं की सहायता लेनी पड़ती है। जो आपकी द्वितीयक तरंगिका है ना, उनकी सहायता से आपकी क्या बनती है, आपका दूसरा तरंगाग्र बनता है। हाँ, अब देखो वो कैसे बनता है। देखो, इसके लिए ना एक नोट पॉइंट है, वो याद रखना कि यदि आपका माध्यम क्या है, समान है, माध्यम क्या है, समान है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर यदि ठोस माध्यम है तो यहाँ पर भी ठोस माध्यम, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर यदि द्रव माध्यम है तो यहाँ पर भी द्रव माध्यम, यहाँ पर भी द्रव माध्यम, यहाँ पर भी द्रव माध्यम। हाँ, तो यदि माध्यम समान है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से जितने भी है इन सभी को बस आप इस प्रकार से मिला दो। इस प्रकार से क्या कर दो, मिला दो। ये क्या बन जाएगा, आपका दूसरा तरंगाग्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दूसरा तरंगाग्र। प्राथमिक तरंगाग्र ये हुआ, उसमें थे कण जो द्वितीयक तरंगिकाएं बनाए। यदि आपका माध्यम समान है, कोई माध्यम पूरा समान, यहाँ पर यदि सघन माध्यम है तो यहाँ पर भी सघन माध्यम, यहाँ पर यदि विरल माध्यम है तो यहाँ पर भी, सभी जगह जो माध्यम है वो कैसा है, समान है। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने भी तरंगिकाएं होगी द्वितीयक तरंगिका, उन सभी को इस प्रकार से मिला देना है, आपको दूसरा तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ये आपको दूसरा तरंगाग्र प्राप्त हो गया। अब दूसरे तरंगाग्र में भी क्या उत्पन्न होंगे, इस प्रकार से कण उत्पन्न होंगे कण, जिनका जो कंपन होगा समान कला में होगा। अब वो भी क्या उत्पन्न करेंगे, द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न करेंगे। और जो द्वितीयक तरंगिका होगी वो कुछ ऐसे होगी, देख लो, ये होगी आपकी द्वितीयक तरंगिका। और ये जो आपकी द्वितीयक तरंगिका होगी, यदि ये भी माध्यम समान हो, सघन माध्यम है तो सघन, विरल है तो विरल, तो इनको आप फिर से मिला दो, कौन सा तरंगाग्र बन जाएगा, तीसरा तरंगाग्र। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन ये कब की कंडीशन है, जब आपका माध्यम क्या हो, समान हो। लेकिन क्या हो, यदि आपका माध्यम कैसा हो, अलग अलग, मतलब इस तरफ तो सघन माध्यम है लेकिन इस तरफ क्या है, विरल माध्यम है। तो देखो ये क्या होता है आपका प्राथमिक तरंग स्रोत। प्राथमिक तरंग स्रोत क्या बनाता है, आपका गोलीय तरंगाग्र बनाता है, बिंदु स्रोत। और इस बिंदु स्रोत पर जितने भी कण उपस्थित होते हैं वो कैसे होते हैं, समान कला में होते हैं, जो कि द्वितीयक तरंग स्रोत होते हैं। ये सभी उत्पन्न क्या करते हैं, द्वितीयक इस प्रकार से तरंगिका उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से क्या उत्पन्न करते हैं, द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न करते हैं। अब इन द्वितीयक तरंगिकाओं से हमें क्या बनाना है, दूसरा तरंगाग्र बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं, देखो, इनका जो वेग है द्वितीयक तरंगिकाओं का, वो किसके समान है, तरंग के वेग के समान है। तो मैं मान लेता हूं आपका जो तरंग का वेग है वो कितना है, आपका स्मॉल v है। आपके जो तरंग का वेग है वो स्मॉल v है। अब यदि तरंग का वेग जो कि यहां से निकलने वाली, उनका वेग यदि स्मॉल v है तो इनका भी वेग क्या होगा, स्मॉल v ही होगा, होने वाला है। मतलब
हम ऐसा बोल सकते कि जो कणिकाओं का जो वेग है, द्वितीयक कणिका मतलब द्वितीयक तरंगिकाओं का जो वेग है वो कितना है, स्मॉल v है। अब देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है वो कितना समय लेते हैं, टाउ समय लेते हैं। कितना समय लेते हैं, टाउ समय लेते हैं। मतलब ये v वेग से गति करते हैं टाउ समय तक, v वेग से गति करते टाउ समय तक। तो बताओ ये दूरी कितनी तय करेंगे, यदि इन्होंने v वेग से टाउ समय तक गति किया तो दूरी कितनी तय करेंगे। देखो चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। तो यहां से दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहां से हमें किसका मान निकालना है, समय का मान निकालना है। तो वो क्या, सॉरी समय का नहीं, दूरी का मान निकालना है। तो दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, चाल क्या है आपकी v और समय क्या है आपका टाउ। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल का मान हो गया v और आपके समय का मान कितना हो गया टाउ। तो बताओ ये वाला जो तरंगाग्र है वो कितनी दूरी, ये वाला यदि मैं बात करूं, ये वाला जो द्वितीयक तरंगिका है, वो वाली जो द्वितीयक तरंगिका है वो कितनी दूरी तय करेगी, v टाउ दूरी तय करेगी, v टाउ दूरी तय करेगी। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा माध्यम है आपका, सघन। सघन माध्यम में जो चाल होगी वो कैसी होगी, कम होगी। समय आपका सेम है, समय सेम होगा। और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, आपका विरल माध्यम है। विरल माध्यम में अब बताओ यहाँ पर जो द्वितीयक तरंगिका होगी उनका जो वेग होगा वो कैसा होगा, कम होगा। जबकि यहाँ पर जो द्वितीयक तरंगिका होगी उनका वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि विरल माध्यम में वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर वेग का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि यहाँ पर वेग का मान क्या होगा, कम। समय तो दोनों ने उतना ही लिए है, टाउ समय ही लिए है, लेकिन यहाँ पर वेग क्या है, कम है। और यहाँ पर वेग क्या है, ज्यादा है। तो बताओ दूरी का मान भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसकी जो दूरी आएगी वो क्या होगी, कम होगी। और इसकी जो दूरी आएगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, इतनी दूरी का क्या ले लेना है, आपको चाप काट लेना है। क्या काट लेना है, चाप काट लेना है। चाप काटता आता है ना, प्रकार लेते हैं, प्रकार से जितना भी चाप काटना रहता है उतना फैला देते हैं, यहाँ करते हैं और ऐसा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से हमें यही करना रहता है, जो द्वितीयक तरंगिका होती है उससे हमें चाप काटना रहता है। इस प्रकार से आपकी जो द्वितीयक तरंगिका होती है उससे चाप काटना रहता है, उससे क्या करना रहता है, हमें चाप काटना रहता है। और सभी को क्या कर देना रहता है, इस प्रकार से मिला देना रहता है। तो मिला देने के बाद जो आपका तरंगाग्र बनेगा, इसका भी ऐसे चाप काटेंगे, इसका भी हाँ, इसका भी ऐसे चाप काटेंगे, इसका भी ऐसे चाप काटेंगे और इसका भी ऐसे चाप काटेंगे। तो उन सभी चापों को मिलाने के बाद जो आपका बनेगा तरंगाग्र उसे क्या कहेंगे, दूसरा तरंगाग्र कहेंगे। बात है समझ में, कैसा। अब देखो मैंने इसके पहले क्या कहा था, यदि आपके माध्यम समान हो। देखो यदि आपका माध्यम समान है तो यहां पर जो दूरी निकलेगी वही दूरी यहां पर भी निकलेगी। क्योंकि यहां पर जो वेग होगा वही वेग यहां पर भी होगा, वही वेग यहां पर भी होगा, यहाँ वही वेग यहां पर भी होगा। तो आपको सभी कणों को क्या कर देना है, बस मिला देना है, दूसरा तरंगाग्र मिल जाएगा। लेकिन यहां पर ये कंडीशन नहीं है। यहां पर कौन सा माध्यम है, सघन। और यहां पर कौन सा माध्यम है, आपका विरल। सघन माध्यम है तो वेग का मान कम होगा, वेग का मान कम है, उसका समय से गुणा करोगे तो दूरी भी क्या आएगी, कम आएगी। तो जो चाप खींचेगा वो छोटा खींचेगा। हाँ, जबकि यदि मैं बात करूं विरल माध्यम है तो वेग क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब आप उतना ही समय का इंटू इसमें करोगे तो दूरी का मान कैसा आएगा, अधिक। अब यदि दूरी का मान अधिक आएगा तो चाप भी क्या होगा, अधिक कटेगा। तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें आपको इस प्रकार से मिलाना पड़ेगा, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा। फिर बात है समझ में। तो तरंग जो आपका दूसरा तरंगाग्र है वो कैसे बनाते हैं। हाँ देखो ये क्या होता है, आपका प्राथमिक तरंग स्रोत जो कि क्या उत्पन्न करता है, तरंगाग्र। हाँ, अब ये जो तरंगाग्र पर जितने भी कण हैं वो सभी समान कला में होते हैं। हाँ, और ये उत्पन्न क्या करते हैं, आपकी द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न करते हैं। अब आपको दूसरा तरंगाग्र बनाना है तो द्वितीयक तरंगिकाओं से भी बनाते हैं, और द्वितीयक तरंगिकाओं से बस आपको चाप काटना रहता है। सबसे अच्छा तरीका यही है, क्या करना रहता है, हमें चाप काटना रहता है, उन सभी चापों को मिला देना रहता है, आपका दूसरा तरंगाग्र बन जाता है। इसी प्रकार से तीसरा चौथा जितने तरंगाग्र बनाना चाहो बना सकते हो। बात है समझ में। अब देखना और एक चीज यहाँ पर, जैसे कि हम मान लेते हैं ये क्या आपका बिंदु स्रोत है, ये क्या बना, पहला तरंगाग्र बना, और ये क्या बना, आपका दूसरा तरंगाग्र बना। यहां पर जितने भी कण होंगे उन कणों का कंपन क्या होगा, समान कला में होगा। यहां पर जितने भी कण होंगे, क्योंकि दूसरा तरंगाग्र है, इसका भी जो कंपन होगा वो कैसा होगा, समान कला में होगा। इतनी बात मानते हो। लेकिन क्या इस कण की जो कंपन है उसकी जो कला है, क्या वो इसकी कला के बराबर होगी, नहीं होगी। क्योंकि यदि मैं बात करूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना विस्थापन तय करेगा, एक्स तय करेगा। जबकि ये कितना करेगा,
x से ज्यादा करेगा। अब यदि विस्थापन अलग अलग होगा तो हमारा समीकरण क्या आया था, ओमेगा T1 प्लस एक्स, यही तो आया था हमारा कला। तो यहां पर कला तो x हो जाएगी, लेकिन यदि मैं बात करूं इसके लिए आपका जो विस्थापन है वो x ना होगा, x से कुछ ज्यादा होगा या x से हटकर होगा। तो हमेशा याद रखना जो आपका पहला तरंगाग्र होता है उसमें जितने भी कण रहते हैं उनके जो कंपन होते हैं वो समान कला में होते हैं। यदि आपका अलग से आपने दूसरा तरंगाग्र बनाया हो, यहीं पर दूसरा तरंगाग्र, तो इसमें जितने भी कण होंगे उनका जो कंपन होगा वो उसी कला में होगा, सभी कणों का कंपन समान कला में होगा। लेकिन यदि आप इस तरंगाग्र और इस तरंगाग्र की तुलना करोगे तो उनकी कला समान नहीं होगी, वहां पर जितने भी कण होंगे उनकी कला समान नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनके विस्थापन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो बात समझ में आई, तरंगाग्र क्या होता है, हाँ, जो इस प्रकार से आपका बिंदु स्रोत बनाता है। यह सदैव किसके लंबवत होता है, आपके तरंग स्रोत के लंबवत होता है। कितने प्रकार के होते हैं, 3, गोलीय, समतल, एक बेलनाकार। गोली कब बनता है, जब आपका बिंदु स्रोत होता है। समतल कब बनता है, जब आपका प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित होता है। और आपका बेलनाकार कब बनता है, जब आपका रेखीय प्रकाश स्रोत होता है। द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती है, जो कि तरंगाग्र पर उपस्थित कणों द्वारा निर्मित की जाती है, और इन्हीं पर आप चाप खींच के क्या बना सकते हो, दूसरा तरंगाग्र। इसी प्रकार से तीसरा। और ये जितने भी तरंगिकाएं होती किस वेग से चलती है, आपके तरंग के वेग के अनुसार चलती है। बात है समझ में। अब देखना, यदि आपको इसे फील करना हो ना, तो आपने कभी तालाब में पत्थर फेंके हो, तालाब में यदि आप पत्थर इस प्रकार से डालते हो तो पत्थर आप एक बिंदु स्रोत समझ सकते हो। हाँ, तालाब में आपने डाल दिए पत्थर, पत्थर एक बिंदु स्रोत की भांति कार्य करेगा। तो जैसे आप डालते हो तो चारों ओर क्या बनता है, गोला बनता है। जो आपकी तरंग रहती है वो तो ऐसे निकलती है, जो आपकी तरंग होती है वो ऐसे निकलती है, लेकिन वो जो गोला रहता है ना, वो गोला किसका काम करता है, तरंगाग्र का। और वो भी तरंगाग्र कौन सा होता है, गोलीय। गोलीय तरंगाग्र क्यों होता है, क्योंकि आपका जो बिंदु स्रोत रहता है वो गोलीय, मतलब कि बिंदु होता है। जो आपका स्रोत होता है वो बिंदु होता है। पत्थर को फेंके, गोला गोला बनता है और वो दूर हटते जाता है आपसे, तो जो दूर हटता है ना वही क्या होता है, आपका तरंगाग्र। तरंग अलग गति करती है, जैसे कि यहाँ से जो आपकी बिंदु स्रोत है, तरंग ऐसी गति करेगी, अलग ही गति करती है, और साथ ही साथ क्या बनता है आपका इस प्रकार से तरंगाग्र। तो वो जो देखते हो ना, पत्थर फेंके, गोला गोला बना, दूर दूर हटता है, वो जो गोला रहता है वो क्या होता है, आपका तरंगाग्र होता है।